नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉबे रिएक्शन। ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। स्ट्रॉबे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, स्ट्रॉबेज कंडेंसेशन भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रॉबे रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है एक डाई अल्काइल सक्सीनेट के साथ, और ये रिएक्शन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होता है। और इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम देखते हैं वो क्या बनती है। बहरहाल सिंपली ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक डाई अल्काइल सक्सीनेट के साथ, ठीक है। तो ये अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये एक ईस्टर है डाई अल्काइल सक्सीनेट, या इसको हम यहाँ पे डाई इथाइल सक्सीनेट बोलेंगे, ठीक है। ये सक्सीनिक एसिड का ईस्टर बना हुआ है इथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि ये कैसे बना है। कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हमारे पास सक्सीनिक एसिड CH2, ठीक है, और इसके साथ ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये इसका एसिड है। और इसी तरह CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ। यहाँ पे हमने मतलब इसका रिएक्शन करवाया होगा इथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ स्टाइलिफिकेशन रिएक्शन होगा ये, सही है। मसलन अल्कोहल के अंदर हम इस तरह से ले लेते हैं, ये अल्कोहल OH, इसका अगर हम कलर डिफरेंट कर लें, OH, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो अल्कोहल है वो हम इथाइल अल्कोहल लेंगे C2H5, ठीक है। और यहाँ पे भी दूसरी तरफ मतलब डबल रिएक्शन होगा। यहाँ पे दो अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेंगे सक्सीनिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि उसके पास दो जो ना वो एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। अब इसमें इस स्टेरिफिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होगा जी के एसिड का इसका OH और इसका H जो है वो रिमूव होगा वाटर की फॉर्म में, ठीक है। ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, ठीक है। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसके नतीजे में ये इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद ये जो है वो डायरेक्ट एक बॉन्ड बन जाएगा कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है ये डाई इथाइल सक्सीनेट है, या जिसको हम जनरली कहते हैं डाई अल्काइल सक्सीनेट। इसका जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रॉबे रिएक्शन में। तो डाई अल्काइल सक्सीनेट का रिएक्शन है किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ और एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में होता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो ना वो एक प्रोडक्ट बनती है। तो बहरहाल वो प्रोडक्ट क्या बनती है, डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। बेसिकली हमने इसका मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो और उसके एप्लीकेशंस को थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट इसके जरिए बन सकती है। तो ये जो मैकेनिज्म इसका क्या है वो हम देखेंगे। तो जो बेसिस यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करनी है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें यूज कर सकते हैं। ये एक पोटाशियम की बेस है, इसमें ट्राई जो ना वो मिथाइल बिटॉक्सी पोटाशियम इसको हम कह सकते हैं, 7 ग्रुप लगा हुआ है। और उसके अलावा ये कौन सी चीज है भला, इसका नाम को बता सकता है? सोडियम एथोक्साइड तो नहीं? हाँ, ये सोडियम एथोक्साइड है, ठीक है ना। सोडियम एथोक्साइड है और वो ब्यूटोक्साइड है, ठीक है। जो ना टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना ये वाला। तो सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस हमने इसमें यूज करनी है। अच्छा, ये रिएक्शन होता क्या है बेसिकली? इनिशियली ये भी वही रिएक्शन है जो हम पढ़ते आए हैं अभी तक। सबसे पहले एक बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है डाई अल्काइल सक्सीनेट से। अब डाई अल्काइल सक्सीनेट में ये आपके पास अल्फा कार्बन, ये क्या होगा बीटा कार्बन। तो प्रोटॉन कहाँ से जाता है? अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो वहां से प्रोटॉन जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है। तो प्रोटॉन रिमूव होगा। हाँ जी बनी, इसमें आप अल्फा और बीटा को किस तरह से कहना के कार्बोनाइल ग्रुप के हवाले से, कार्बोनाइल कार्बोनाइल के तो हवाले नीचे से। भी तो लगा ना।
दोनों अल्फा हैं, इसके लिहाज से वो अल्फा है, उसके लिहाज से वो अल्फा है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों अल्फा भी हैं, दोनों ठीक है, तो बीटा भी हैं। फिर किसी एक को अल्फा सपोज करके दूसरे को बीटा कह लेते हैं। नहीं, दोनों मतलब अल्फा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं, दोनों जगह से एक प्रोटॉन रिमूव हो सकता है। ठीक है। कार्बोनाइन बनता है, ठीक है, जिससे डाइल्काइल सक्सिनेट से कार्बोनाइन बनने का। और कार्बोनाइन जो होता है ना, ये क्या करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब ये जो कार्बोनाइन बनेगा यहाँ पे बनेगा या उधर बनेगा, ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और एक फिर एक अडक्ट बनेगा। अडक्ट बेसिकली आमतौर पे अडक्ट की जो टर्म है वो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो और एक्सेप्ट हो, उस जगह जो बॉन्ड बनता है ना, उसके नतीजे में जो आपके पास कॉम्प्लेक्स या जो कोई बॉन्ड बनेगा उसको हम अडक्ट कहते हैं आमतौर पे, ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, लेकिन ये वर्ड वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना हो, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस हुई हो, जो लिविस का कॉन्सेप्ट है ना एसिड बेस का, उसके मुताबिक। और फिर उसके बाद साइक्लाइजेशन होती है, फिर रिंग ओपनिंग होती है। ये कैसे होती है ये देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है कि सबसे पहले ये इसका पहला स्टेप यहाँ पे स्किप है, मतलब कि ये जो आपके पास डाइल्काइल सक्सिनेट है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका हमने किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा के, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा के इसका हमने कार्बोनाइन बनाना है, ठीक है। मतलब कोई बेस यूज करेंगे लाइक NaOH, सिंपली भी OH से भी बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बनाएंगे हम कार्बोनाइन, ठीक है। उसके बाद उसका जो कार्बोनाइन है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, हाँ जी, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, और उसके नतीजे में आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जरा फॉलो करना जो ना साथ साथ जरूरी है, ठीक है। कि क्या हुआ है, ये वाला आपका ओरिजिनल जो है वो मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है। और ये जो है इसके साथ वो अब अटैच हुआ आके, ठीक है। ये इसमें इन दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट, ओके सर। ये वाला, ये आपका था जिसके साथ ये वाला, ठीक है। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये एक तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर शो किया गया, इसकी इंटरनल साइक्लाइजेशन होती है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं होता, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, तो उसके नतीजे में आपके पास ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इसको लैक्टोन भी कहते हैं, इस कंपाउंड को हम जो ना वो गैमा लैक्टोन भी कहते हैं, इसका नाम है। लेकिन जाहिर है चूंकि हर तरह के रिएक्टेंट गैमा लैक्टोन, ठीक है, लैक्टोन, हाँ लैक्टोन। लेकिन इसमें ये होता है कि हर तरह के रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट डिफरेंट बनेगा, इस वजह से इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो वेरी करेगा, आप जैसे जैसे रिएक्टेंट वेरी करेंगे जी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसे मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाला, इसमें जो हमारे पास ऑक्सीजन है पहले वो नीचे लगा हुआ है, तो अगर ये इन्वर्ट होकर ऑक्सीजन ऊपर चला जाता तो फिर ऊपर डबल बॉन्ड के साथ एक्सचेंज करेगा। और नहीं, इन्वर्ट नहीं हुआ, सही है ना। ये क्या हुआ है कि इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है ना, तो अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है, सिंपल। उसकी जो ना वो पोजीशन ही थोड़ी सी चेंज हुई है, देखें वो जो कार्बन था ना ये वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है, sp2 से sp में आया, ये sp3 में आया, सॉरी, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया ऑक्सीजन का, और कुछ नहीं हुआ। सर आप मेरा क्वेश्चन समझ नहीं रहे। देखिए यहाँ पे लगा हुआ आर आर और ओ, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है ना कि इस वाले आर की जगह पे ये वाला ओ लगा हो, ये नहीं हो सकता इसमें? हो सकता है, लेकिन आपने साइक्लाइजेशन करवानी है तो ओ दूसरी तरफ चला जाएगा, तो साइक्लाइजेशन कैसे होगी। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड दोबारा इधर वापस आता है, और यहाँ से एक अल्कोक्सी ग्रुप या इथॉक्सी ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, रिमूव होता है। उसके नतीजे में आपके पास ये एक प्रोडक्ट बन जाती है, और फिर इसमें रिंग ओपनिंग होती है। रिंग ओपनिंग से मुराद क्या है कि ये दोबारा जो ना वो यहाँ पे रिंग बन जाएगी। कैसे बनेगी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और उसके नतीजे में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, बेसिकली प्रोटॉन रिमूव होगा यहाँ पे। जाहिर है ये बेस की मौजूदगी में ये वाला प्रोसेस होगा, ये जो अगला स्टेप है ये बेस की मौजूदगी में होगा। बेस जो होता है वो यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा,
और प्रोटॉन रिमूव होते ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड वापस चला जाएगा। उसके नतीजे में हमारे पास ये इस तरह का एक कार्बोक्सिलेट बन जाता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना है हमारे पास अभी तक। यहाँ तक इसकी समझ आई है तो बताएं। अच्छा, अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है, ये जो प्रोडक्ट आई है ना, इसको आगे सिंपली आप एक प्रोटॉन दे के, ये जो प्रोटॉन बेसिकली जो इधर से निकला है उस प्रोटॉन को दे के इसका आप दोबारा से एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब ये वाली प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। आर ही लगा देते हैं, उधर किधर गया है वो, आर है। ठीक है, ये भी आर है। डबल बॉन्ड COOH, मतलब एक H लगा दें इसके साथ, और इधर तो ऑलरेडी या इथाइल लगा हुआ है, इधर CO2ET, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से मतलब एक सिंपल सा स्टेप ये है कि इसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दें इसमें, सही है ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। या आप क्या करते हैं, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी करवा लेते हैं। मतलब इसमें से CO2 ग्रुप को क्या कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। जब CO2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। जब ये यहाँ से निकल जाएगा तो बाकी जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, वो एक PH है या R है, सॉरी अगेन वो गलती हो रही है, R है। ठीक है, और साथ में एक और R लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, और उसके बाद ये C है, इसके बाद COOET है। ठीक है, और इसके साथ एक CH3 लगा हुआ है। ये भी आपके पास प्रोडक्ट बन सकती है अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करवा देते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ से CO2 को रिमूव कर देते हैं तो फिर ये हो जाएगा। सर जी जी जी, अगर आप करवाते हैं H पॉजिटिव का अटैक इसके ऊपर, तो इसमें प्रॉपर चांसेस नहीं है कि वो जब CO2 माइनस पे अटैक करेगा और साथ ही वो डबल बॉन्ड पे भी अटैक कर दे? नहीं नहीं, वो H पॉजिटिव का अटैक, वो इतना देखे ना, आप सारे रिएक्शन में बेसिक कंडीशन यूज कर रहे हैं। वो जो H पॉजिटिव का अटैक होगा ना, वो H पॉजिटिव का नहीं होगा, वो बेसिकली यहाँ से होगा, H2O से होगा। या यूं समझ ले कि ये अटैक करेगा ना उस पे, H पॉजिटिव तो कर ही नहीं सकता अटैक, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पे करता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कंडीशन भी सारी बेसिक है। कंडीशन भी बेसिक है, आ जाके वहां पे वाटर ही हो सकता है जहां से प्रोटॉन लिया जा सकता है। ओके सर। तो वो वाटर से आएगा, प्रोटॉन उसे एसिड से नहीं आएगा। ओके सर। ये सब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशन इसकी बड़ी सादा सी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में अगर आप देखें तो आमतौर पे इसको हम ना रिंग एक्सटेंशंस के लिए यूज करते हैं। मतलब हम जो है वो अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिक रिंग्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्टोव रिएक्शन जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर ये देखे ना, ये हमारे पास पॉलीएरोमेटिक जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक मोनोएरोमेटिक रिंग है। ठीक है, और ये अगर दो हो जाएंगे तो ये पॉलीएरोमेटिक में आ जाएगा। तो ये एक्सटेंशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स के लिए यूज होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी रिएक्शन में एक बात ये है कि आमतौर पे जब हम स्ट्रॉबेरी रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए हम वो वाले एल्डिहाइड यूज करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक एल्डिहाइड है, ठीक है, C+OH, ठीक है, और CH3, सिंपल सा एक एसिटल्डिहाइड है। तो ये वाला जो अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो होता ये है कि जब अल्फा हाइड्रोजन अटैच होता है ना, तो फिर सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती है। मतलब दो एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी रिएक्शन के साथ हम कोशिश करते हैं कि वो वाला एल्डिहाइड यूज करें जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। उसके लिए हमारे पास होता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड जो है ना, वो ये कंपाउंड है ये बेंजीन रिंग, इसके साथ लगा होता है C+O, ठीक है, और H, सही है। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको हाईलाइट करें तो इस कार्बन के ऊपर ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर स्ट्रॉबेरी रिएक्शन नहीं होगा, सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होगा। तो आमतौर पर रिएक्शन से हम अवॉइड करते हैं कोई साइड रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस में हमने कहा कि ये एक्सटेंशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स के लिए यूज होते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड था, सही है। बेंजल्डिहाइड का हमने क्या किया, स्ट्रॉबेरी कंडेंसेशन की। स्ट्रॉबेरी कंडेंसेशन में आपको पता है कि इसका रिएक्शन होगा किसी डाई इथाइल सक्सिनेट के साथ या डाइल्काइल सक्सिनेट के साथ होगा। ठीक है, तो ये जो हम पीछे रिएक्शन पढ़ के आए हैं, तो इस सारे रिएक्शन के नतीजे में मतलब ये जो आपके पास एक होगा कि ये एक आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी, ये वाली
आफ्टर द स्ट्रॉबेरी रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता। बेसिकली आगे रिंग क्लोजन के लिए हम जो ना फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं कि ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये सी डबल बॉन्ड ओ और OH। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं असाइल में। असाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस OH को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, इस OH को हम रिप्लेस कर देते हैं पहले Cl के साथ। ठीक है, फिर AlCl4 को ला के यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हम बात करें इस कार्बन की, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये जो बेंजीन के रिंग के हैं इलेक्ट्रॉन वो इसके ऊपर अटैक करेंगे और यहाँ पे एक रिंग क्लोजर रिएक्शन हो जाएगा। इसके नतीजे में जो ना वो दो रिंग्स एरोमेटिक रिंग्स आपस में ज्वाइन होगी। फर्दर हम रिडक्शन भी करेंगे, OH ग्रुप को रिमूव करेंगे, जिसके नतीजे में ये मतलब अभी फिलहाल एरोमेटिक नहीं है, इसको एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे हम रिडक्शन करते हैं। तो इसी तरह से इसी रिएक्शन के नतीजे के जरिए हम जो है ना वो नैफ्थलीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो बेंजीन, नैफ्थलीन और फिनांथ्रीन, एंथ्रासीन वगैरह, ये हमारे पास दो रिंग वाला 3 रिंग वाली बेंजीन। तो ये स्ट्रॉबेरी रिएक्शन की जो है वो एक सिंपल सी एप्लीकेशन। इसकी और भी बेशुमार एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी, उसके लिए मैं आपसे नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वो वहां से आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है, इस हवाले से कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके जो ना वो नोट्स वगैरह हैं कुछ आपको दे दूंगा मैं, तो वहां से आप इसको तैयार कर लीजिएगा।